Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कौन कौन से स्टेप्स और उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो उसमें पहले हम लोग देखते हैं डिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? तो अरेंजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग वर्क टू एकम्प्लिश एन ऑर्गेनाइजेशंस गोल। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो अरेंजमेंट एंड स्ट्रक्चर होता है उसको ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, जिसमें जॉब जो होता है वहाँ पे क्या होता है, फॉर्मल अरेंजमेंट होता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यही आपका ऑर्गेनाइजिंग है और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। अब जो ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर का, उसका क्या पर्पस है? तो उसके पर्पस है, जो सबसे पहला है, डिवाइड्स वर्क टू बी डन। जो भी काम हमको करना है या जो भी टास्क परफॉर्म करना है उसको क्या करना है, डन इनटू स्पेसिफिक जॉब एंड डिपार्टमेंट्स। तो उनको क्या करना है, जॉब वाइज, स्पेसिफिक जॉब वाइज एंड डिपार्टमेंट वाइज को क्या करेंगे, अपन उसको डिवाइड कर लें। ठीक है, उसको डिवाइड कर लेंगे तब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तो ये पर्पस है। सेकंड क्या होता है, असाइन टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो इंडिविजुअल जॉब है, अलग अलग कंपनी, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, ब्रांच वाइज क्या होता है, टास्क है, उस टास्क को क्या किया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, असाइन कर दिया जाए। असाइन करने से क्या है, उसको हम इंडिविजुअल एक एक जो पर्सन है या उसके लिए क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल उनको रख देंगे कि आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, आपको इसकी रिस्पॉन्सिबल आप होगे, इसको आप कैसे कंडक्ट करेंगे। तो उसको बेटर तरीके से हैंडल किया जा सकता है उस टास्क को या उस डिपार्टमेंट को। तो असाइन करना पड़ेगा। असाइन करने से क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा कि इसको हम कैसे हैंडल करें। फिर कोऑर्डिनेट्स डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल टास्क। फिर क्या करें, जो जॉब असाइन हुआ है तो असाइन होने के बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी उनकी। फिर क्या करें, हर जो असाइंड हुआ है अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, अलग अलग जॉब वाइज, तो उनको क्या किया जाए, कोऑर्डिनेट्स किया जाए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में उसको मेंटेन किया जाए। फिर स्टेब्लिश रिलेशनशिप एमंग इंडिविजुअल्स। देन क्या करें, जब उसको असाइन जॉब हो जाए, कोऑर्डिनेशन हो जाए, फिर क्या करना है, रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने की कोशिश करना है। तो जो रिलेशनशिप होगा वो इंडिविजुअल होगा, पर्सन टू पर्सन होगा, और आपका ग्रुप्स वाइज होगा, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से उसमें क्या होगा, रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है। एंड डिपार्टमेंट वाइज भी रिलेशनशिप उसको सेटअप करना है, ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ कोई भी जो टास्क है उस टास्क को क्या किया जा सकता है, परफॉर्म किया जा सकता है। अंटिल ये सब क्यों हो रहा है, किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो गोल्स है उस गोल को अचीव करने के लिए ये सब चीज अपन करते हैं। देन एलोकेट्स ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस। जब अपन ये जॉब असाइन हो जाएगा, फिर जो रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ेगा, उनको एलोकेट करना पड़ेगा, उनको रिसोर्स देना पड़ेगा, तभी वो क्या करेंगे, उस वर्क को बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, द लोकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द फर्म। ठीक है, लोकेशन अब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करना है कि आप एनी टाइप जो डिसीजन है वो लेने के लिए रेडी रहो इन फर्म। द फॉर्मल डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनटू सब यूनिट्स। तो क्या करते हैं अपन, जो भी अब हायर मैनेजमेंट लेवल में तो या हायर जो अथॉरिटीज है वो हर काम को कर नहीं सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने सब यूनिट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं कि डिफरेंट चीज को, जैसे प्रोडक्शन है, ऑपरेशन है, क्वालिटी कंट्रोल है, या जो अदर जो डिपार्टमेंट्स है उसको क्या, अलग अलग पर्सनल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, एचआर है, ये अलग अलग लोग उसको हैंडल कर सकें, तो उसको डिवाइड किया जाता है। फिर क्या होता है, उसको क्या, दोनों सभी जो डिपार्टमेंट्स है वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन सेटअप करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको कैसे बेटर तरीके से किया जा सकता है। फिर कंट्रोल है, तो कंट्रोल कैसे करें, मैट्राइसेस यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ सब यूनिट्स एंड टू जज हाउ वेल मैनेजर्स आर रनिंग दो सब यूनिट्स। अब हम क्या करेंगे, जो जॉब असाइन हो गया है, देन हमको क्या करना पड़ेगा, उनको क्या करना पड़ेगा, वहां से जो सही तरीके से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उनके परफॉर्मेंस हमको क्या करना है, जज करना है। ठीक है, जज करना है, तो जज कैसे करेंगे उसको,
एक मेथड है मैट्राइसिस मेथड, उसको एप्लीकेबल कर देंगे। ठीक है, एप्लीकेबल कर देंगे तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जज कर सकते हैं कि जो कौन से मैनेजर्स है या जो वर्कर्स है या जो आपके ऑफिसर हैं, वो जो सीईओज हैं वो जनरल मैनेजर्स होते हैं जैसे, तो जनरल मैनेजर्स अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं, तो कैसे उसको अपने अपना जो परफॉर्मेंस है उसको अपन स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इंसेंटिव डिवाइसेज यूज टू इनकरेज डिजायर्ड एम्प्लॉय बिहेवियर। अब उनको क्या कर सकते हैं अपन, इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इंसेंटिव करने से क्या होगा, जो आपके एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय क्या हो जाएंगे, वो बेटर करने के लिए, बेटर बिहेव करने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए वो डिजायर वर्क को कर सकते हैं। तो इंसेंटिव जो है वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी जो एम्प्लॉय रहता है। ठीक है, उसको बूस्ट करने के लिए। ठीक, फिर है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, वैल्यू एंड एजम्पशंस दैट आर शेयर्ड एमंग द एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है, जो वैल्यूज है एंड एजम्पशंस क्या होता है, शेयर्ड एमंग द एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देन नेक्स्ट आपका इसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय टाइप। तो जो डिपार्टमेंट है उसको डिवाइड किया गया है अलग अलग वे में कि कैसे कैसे उसको वर्क को, जॉब को असाइन किया जाता है और कैसे कैसे टास्क को कंप्लीट किया जाता है। तो फर्स्ट जो है उसको फंक्शनल डिवाइड किया गया है, देन प्रोडक्ट है, देन जियोग्राफिकल एंड लास्ट है कस्टमर। तो फंक्शनल में क्या होता है, ग्रुपिंग जॉब्स बाय फंक्शन परफॉर्म्ड। तो फंक्शनल जो डिपार्टमेंट किया जाता है उसको क्या करता है, आपका जॉब के ग्रुप के हिसाब से उसको जो परफॉर्म होता है उस हिसाब से उसको ग्रुपिंग किया जाता है। देन प्रोडक्ट, ग्रुपिंग जॉब्स बाय प्रोडक्ट लाइन। तो प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट लाइन है, जैसे प्रोसेस लाइन है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन बन रहा है, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन है या फिर आपका कंटिन्यूस प्रोडक्शन है, उस हिसाब से उसको ग्रुपिंग किया जाता है। तो प्रोडक्ट हो गया। फिर है जियोग्राफिकल, द बेसिस ऑफ द टेरिटरी और जियोग्राफी। तो जियोग्राफिकल जो डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है ये क्या होता है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ क्या होता है, टेरिटरी एंड जियोग्राफी। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आपका है कस्टमर, कस्टमर बेसिस में भी उसको डिवाइड किया जाता है। तो ग्रुपिंग जॉब्स बाय टाइप ऑफ कस्टमर एंड नीड्स। तो एक और जो होता है डिवाइड जो किया गया है उसको डिपार्टमेंट को, वो होता है कस्टमर के नीड के हिसाब से, जैसा अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या किया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है। फिर आपका फंक्शनल जो डिपार्टमेंटाइजेशन होता है वो ग्रुप जॉब अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन कैसे है, इसमें आपका एक प्लांट मैनेजर होता है, हेड मैनेजर जो होता है प्लांट का मैनेजर, फिर उसको अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज उसको जॉब असाइन कर दिया जाता है, जिसमें आपका है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है आपका मैनेजर है, फिर जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है उसका मैनेजर होता है, फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का अलग मैनेजर है, देन आपका ह्यूमन रिसोर्स का अलग मैनेजर है और परचेसिंग मैनेजर। तो ये अलग अलग जो मैनेजर्स हैं उस वर्क को क्या कर सकते हैं, हैंडल करता है। ये किसको रिपोर्ट देंगे, प्लांट मैनेजर को। ठीक है, तो इफिशिएंसीज फ्रॉम पुटिंग टुगेदर सिमिलर स्पेशलाइजेशन एंड पीपल विथ कॉमन स्किल्स। तो इनको क्या जॉब असाइन हो जाता है। कोऑर्डिनेशन विद इन फंक्शनल एरिया। तो ये सभी क्या करते हैं, ये जो मैनेजर्स हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करके वर्क को आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं। और ये सब स्पेशलाइज्ड हैं तो स्किल्ड फुल हैं, इन डेप्थ स्पेशलाइजेशन में वर्क करते हैं। ठीक है, स्पेशली उसमें इनका नॉलेज होता है। ठीक, तो अलग अलग वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ। लिमिटेड व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, पुअर कम्युनिकेशन अक्रॉस फंक्शनल एरियाज। अब क्या है, ये पर्टिकुलर अलग अलग जैसे अकाउंटिंग है, इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो इनका क्या कम्युनिकेशन सेटअप नहीं हो पाता है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है। फिर आपका वाइस प्रेसिडेंट फॉर सेल्स, जिसमें सेल्स डायरेक्टर है, वेस्टर्न रिजर्व, साउदर्न रिजर्व, मिड वेस्टर्न रीजन एंड ईस्टर्न रीजन। तो जो सेल्स है उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टर से मैनेजर को सेटअप कर सकते हैं। वो एरिया वाइज रहेगा, जो वेस्ट के लिए है, ईस्ट के लिए अलग है, वेस्ट के लिए अलग है, नॉर्थ के अलग है, ऐसे ऐसे उसको डिवाइड किया गया है, जिससे क्या हो जाएगा, मोर इफेक्टिव एंड इफिशियंट हैंडलिंग ऑफ स्पेसिफिक रीजन इशू दैट एरिया। तो जो भी एरिया में कोई भी इशू एराइज होगा उसको क्या कर सकते हैं, अगर उसको डिवाइड किया जाए, एक जगह बैठ के सभी चीज को हैंडल करना पॉसिबल नहीं है, बजाय उसको हम क्या यूनिट वाइज या डिवाइड कर दे एरिया वाइज,
तो उस टास्क को या वहाँ पे जो भी टास्क है, चाहे सेलिंग हो, प्रोडक्शन हो या अकाउंटिंग हो, उसको बेटर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कब हो सकता है, इसको जो पार्ट पार्ट में ऐसे डिवाइड करके ही पॉसिबल है। सर्व नीड्स ऑफ यूनिक जियोग्राफिक मार्केट बेटर। फिर डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस, तो जो जॉब है उसको क्या करता है, उसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करके हैंडल किया जा सकता है, उसको किया जा सकता है। इसमें क्या करेंगे बेटर तरीके से, उसमें क्या एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, और एरिया वाइज कहीं पे क्या है, कई अलग अलग एरिया में अलग अलग क्या प्रोडक्ट का सेलिंग रहता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या होता है, कस्टमर डिमांड है या कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। तो वो सब चीज़ों को भी क्या करना है, मेंटेन करना होता है। तो ये एक साथ एक जगह बैठ के पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए क्या किया जाए, रीजन वाइज अलग अलग रीजन के लिए हम क्या कर दें, वहाँ पे मैनेजर्स है या डायरेक्टर्स है या पर्सन जो इसको एलोकेट कर दें, जो टास्क को हैंडल कर सके। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, द डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड एट अपर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सेंट्रलाइज्ड जैसे एक सेल बनाया जाता है, वो क्या करता है, डिसीजन मेकिंग होता है, कॉन्सेंट्रेटेड टू अपर लेवल्स होता है, जो हायर मैनेजमेंट के लेवल में या इक्वल पे वर्क करता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज कॉमन इन ऑर्गेनाइजेशंस इन विच टॉप मैनेजर्स मेक ऑल द डिसीजन एंड लोअर लेवल एम्प्लॉयज सिंपली कैरी आउट दोज ऑर्डर्स। तो सेंट्रलाइज्ड जो सेल होता है, सेंट्रलाइजेशन होता है, वो क्या होता है, मैनेजमेंट लेवल में डिसीजन मेकिंग करते हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं या जो पर्सन होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, और वो जो डिसीजन लेते हैं वो क्या होता है, लोअर ऑर्डर जो एम्प्लॉयज है या मैनेजर्स है उनको क्या होता है, उसको फॉलो करना होता है, फॉलो भी करना होता है, प्लस जो भी एग्जीक्यूशन होता है उसको वापस उसको रिपोर्ट देना होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में फिर देखते हैं चेन ऑफ कमांड, द कंटिन्यूअस line of authority that extend from upper level of an organization to the lowest level of the organization clarify who reports to whom। तो चेन ऑफ कमांड में क्या है, अब एक बार जैसे कमांड या ऑर्डर दे दिया जाए तो हमको ये भी देखना है कि वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए अपर लेवल से लोअर लेवल तक अलग अलग चेन बना होता है, ये सिस्टम बना होता है कि एक किसको रिपोर्ट करेगा। जैसे डिपार्टमेंट का जो रिपोर्ट है एचओडी करता है, ठीक, एचओडी किसको करता है, जैसे इंस्टीट्यूट लेवल में अलग अलग डिपार्टमेंट से मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, वो प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, प्रिंसिपल फिर रजिस्ट्रार को रिपोर्ट कर रहा है, रजिस्ट्रार फिर जो मैनेजमेंट को, ऐसे उसको डिवाइड किया जाता है वर्क को कि कैसे कैसे कौन कमांड एक दूसरे को रिपोर्ट करेंगे, इसी को चेन ऑफ कमांड बोलते हैं। तो चेन ऑफ कमांड में जैसे क्या है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके डिस्कस करते हैं, तो चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो जी सीईओ होता है जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो उसके अंडर कौन कौन रहते हैं, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, वो अलग अलग उसको पर्सन्स को एलोकेट कर देते हैं। फिर जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के अंदर वाइस प्रेसिडेंट है, अलग अलग वाइस प्रेसिडेंट होता है डिपार्टमेंट वाइज में, जिसे इसमें रीजन वाइज क्या कर देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जैसे इस फ्लो चार्ट में दिख रहा है, रीजन है, अलग अलग रीजन है, जिसमें रीजन 1, 2, 3, रीजन 4, 5। तो इसके लिए क्या है, अलग अलग जो वाइस प्रेसिडेंट एलोकेट कर दिया गया है। फिर क्या कर देंगे, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट है रीजन में भी क्या कर दिया, अलग अलग रीजन में, जैसे नॉर्थ रीजन है, वेस्ट रीजन है, साउथ रीजन है, ईस्ट रीजन है, वहाँ पे क्या कर दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, एक रीजन में जैसे 2 डिस्ट्रिक्ट है, 3 डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी वहाँ पे इंचार्ज अपन क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर देते हैं। तो वो जो इंचार्ज है वो क्या करता है, अपना रिपोर्ट लेता है, तो क्या करता है, वो जो चेन ऑफ कमांड है, मतलब जो रिपोर्ट लेना है वो क्या हो जाता है, पार्ट पार्ट में बढ़ जाता है, और उसको बेटर तरीके से वहां से हम डेटा ले सकते हैं। ठीक है, हर जो लोअर पर्सन वो अपने अपर पर्सन को या अपर जो पोस्ट में है उसको रिपोर्ट करते जाता है, और धीरे धीरे कलेक्टिव जो इन्फॉर्मेशन है या कलेक्टिव जो डेटा है वो हायर मैनेजमेंट तक या टॉप मैनेजमेंट तक इजी वे में या इजिली वो पहुंच सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में फिर हम लोग बात करते हैं अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यूनिट ऑफ कमांड। तो अथॉरिटी क्या है, तो एक राइट्स है इनहेरेंट इन मैनेजरियल पोजीशन, द राइट्स इनहेरेंट इन अ मैनेजरियल पोजीशन टू टेल पीपल व्हाट टू डू एंड टू एक्सपेक्ट देम टू डू इट। तो अथॉरिटी होता है, अथॉरिटी में क्या है कि उनको क्या करना है, अथॉरिटी दिया जाता है क्या करना है और आप क्या कर सकते हो और आपको क्या किस लिए करना है, ये सब चीज क्लियर होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ऑब्लिगेशन और एक्सपेक्टेशन टू परफॉर्म,
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आपका ऑब्लिगेशन है या एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन रहता है कि परफॉर्म को, तो एक इसका क्या जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ये काम करना है, इसको ऐसे ऐसे करना है, आपको जो भी होलसेल वहाँ पे डिसीजन होगा उसके लिए रेडी रहना है। फिर आपका यूनिट ऑफ कमांड, द कॉन्सेप्ट दैट अ पर्सन शुड हैव वन बॉस एंड शुड रिपोर्ट ओनली टू दैट पर्सन। तो यूनिट ऑफ कमांड में क्या है, जिसके एक ही बॉस है और उसको क्या करना है, ओनली टू दैट पर्सन, तो उसी को ही रिपोर्ट करना है, तो इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट ऑफ कमांड। तो ये सब क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल में जो भी कमांड होता है या ऑर्डर होता है उसको कौन उसको क्या करेगा, अथॉरिटी है, अथॉरिटी क्या होता है, वो भी जो अथॉराइज्ड पर्सन रहता है, जो अथॉरिटी रहता है, हायर अथॉरिटीज है, उसको क्या रहता है, पावर रहता है कि एनी टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो भी प्लस या निगेटिव जो भी वहाँ पे डिसीजन होता है उसके लिए वो रेडी रहते हैं एवरी टाइम कि हम उन चीज़ों को जो भी है उसको इजिली कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक अथॉरिटी है, और अथॉरिटी देने के बाद क्या रहता है, उनको पावर भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या रहता है, टॉप मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी रहता है, या जैसे डिपार्टमेंट लेवल में क्या है, आपका एचओडीज के पास अथॉरिटी है, फिर एचओडी के बाद फिर आपका प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी है। ठीक है, फिर रजिस्ट्रार सर के पास है, उसके बाद फिर टॉप मैनेजमेंट का अथॉरिटी है। तो ये सब अथॉरिटी हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारे पास जो जैसे स्टाफ है या जो एम्प्लॉय है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे चीज़ों को हैंडल करवाएं। ठीक है, तो क्लास जैसे यहाँ पे क्लास वाइज क्या करते हैं हम लोग, जो क्लास एडवाइजर्स है उसको रिपोर्ट करते हैं, तो ये यूनिट रिपोर्ट हो गया। ठीक, फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु कैन बी इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली सुपरवाइज्ड बाय अ मैनेजर, स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं इसको। ठीक है, कि कितने एम्प्लॉयज को एक मैनेजर इजिली कंट्रोल कर सकता है, इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है, इसको यही बोलते हैं। फिर डिसेंट्रलाइजेशन, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेट्स डिसीजन मेकिंग टू मैनेजर्स हु आर क्लोजेस्ट टू द एक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं क्लोज टू एक्शन होते हैं, तो वो हो जाते हैं जिसपे डिसीजन मेकिंग के लिए किया जाता है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट क्या होता है, इंक्रीजिंग द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज। ये एम्प्लॉय एम्पावरमेंट हो गया कि मतलब जो आपके पास एम्प्लॉयज हैं उस एम्प्लॉय की क्या करना है, उनको पावर को या अथॉरिटी को बढ़ाना है, ताकि वो जो इजिली डिसीजन लेने के लिए रेडी रहे और पावरफुल रहे कभी भी। फिर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर में आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर है और मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में अ स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द ऑब्वियस डिवीजन ऑफ लेबर, अ स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द ऑब्वियस डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द फर्म विथ डिफरेंट फंक्शंस फोकसिंग ऑन डिफरेंट टास्क। तो जो भी टास्क है उसको डिफरेंट वाइज में कंप्लीट करने के लिए जो है ये हो जाता है। फिर मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर में है, तो अ स्ट्रक्चर in which a firm is divided into different divisions, a structure in which firm is divided into different division, each of which is different techniques। ठीक है, फिर है टू एग्जामिन सब मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन दो सब यूनिट्स, फॉर्मल इंटरेक्टिंग मैकेनिज्म है और इनफॉर्मल इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म। तो फॉर्मल इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म क्या है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन सब यूनिट्स एंड मैनेजर। तो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग होता है या जो ऑर्डर है वो कैसा होगा, आपका डायरेक्ट होता है बिटवीन सब यूनिट्स एंड मैनेजर। तो मैनेजर अपने जो यूनिट्स होता है सब यूनिट उसको डायरेक्टली हैंडल करते हैं, ये फॉर्मल हो गया। फिर मैनेजर्स ऑफ वेरियस सब यूनिट्स जस्ट कॉन्टेक्ट ईच अदर वेन एवर दे हैव अ कॉमन कॉन्सर्न। अब जब भी जरूरत होता है, जब भी डिस्कस होता है या मीटिंग है, तो मतलब जब भी नीड हो एक दूसरे को क्या करते हैं वो इजिली डिस्कस कर लेते हैं, ऑल जो मैनेजर्स होते हैं। कोऑर्डिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट टुडे, तो कोई भी टास्क को हम लोग जानते हैं अगर बेटर तरीके से करना है या काम को कंप्लीट करना है तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। विदाउट कोऑर्डिनेशन विदाउट एक दूसरे से बात किए हुए हम कोई भी टास्क को बेटर तरीके से हैंडल नहीं कर सकते, बेटर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। फिर आपका है इनफॉर्मल इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म, तो इसमें क्या होता है, टू नो ईच अदर पर्सनली। ठीक है, वो फॉर्मल था, इसमें क्या है, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, पर्सनली जानते हैं। फिर एग्जांपल है, जैसे सपोज ए मार्केटिंग मैनेजर इन स्पेन नीड टू नो अ सॉल्यूशन ऑफ टेक्निकल इशू। कोई मैनेजर है जो ए मैनेजर है वो क्या है स्पेन में है,
और सॉल्यूशन आप टेक्निकल उससे चाहते हैं। द सॉल्यूशन इज विथ मैनेजर डी जो यूके में है। ही विल फर्स्ट आस्क बी देन सी। ठीक है। तो फर्म ऑल्सो यूजिंग मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू बिल्ड इनफॉर्मल नेटवर्क्स। तो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऐसे भी उनको डिस्कस करने के लिए रेडी होता है कि एक जो बंदा यहाँ पे बैठा है और एक जो बाहर बैठा है या अदर जगह बैठा है उसको कैसे उसको कम्युनिकेशन कर सकते हैं और बेटर तरीके से उसको